हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। नए चैप्टर के साथ इस फ्रेश क्लास में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। और जो नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और आपकी जो करिकुलम बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसका ये फोर्थ चैप्टर है और इसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। पहले हम लोग थोड़ा अपने नॉलेज को फिर से थोड़ा रिकैप करते हैं। देखिए, हम लोग अभी जो है स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं और स्टैटिक चार्ज की जो स्टडी है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से उसको जानते हैं। तो जब हम लोग स्टैटिक चार्ज की स्टडी कर रहे हैं तो उसी दौरान हमने शुरुआत में ये देखा कि दो स्टेबल चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करता है। दो स्टेबल चार्जेस मिलकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बनाते हैं। डाइपोल बनाने के साथ साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं चार्जेस अपने चारों ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डेवलप करते हैं। हमने पढ़ा, देखो शुरुआत में यही पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है दोनों के बीच में। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक ऐसी क्वांटिटी है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी को दर्शाने के लिए वो क्वांटिटी काम में आती है, वो भी हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी प्लेस के ऊपर डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से उस जगह पे एनर्जी जो है वो वर्क करती है। ठीक इसके बाद हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी डेवलप होने के रीजन क्या क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। और साथ ही साथ उससे पहले हमने ये भी जाना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जब वो किसी प्लेस पे बनता है तो वहां से उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग कितनी अननोन क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं, सच एज चार्ज को फाइंड किया जा सकता है, चार्ज की डेंसिटी को फाइंड किया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से। तो मल्टीपल क्वांटिटीज को हमने इवेलुएट करना सीखा पिछले कुछ 3 चैप्टर से। पिछले 3 चैप्टर्स में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बीच बीच में एब्सेंट रहे हों, उन्होंने वीडियोस नहीं देखे हों, तो कोई बात नहीं है, आप मुझसे फिर से जुड़िए। हम लोग इस चैप्टर में, फ्रेश चैप्टर में ये नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत से जो स्टूडेंट जो अभी तक लापरवाही बरत रहे थे, कोई बात नहीं, कुछ लेट नहीं हुआ है, यू कैन स्टिल कम एंड स्टडी। आप लोग फिर से अभी जो है वीडियो सीरीज को जो है लगातार देखते रहें और मिस ना करें एक भी वीडियो। और कई बार ऐसा भी हो जाता है, कुछ टेक्निकल रीजंस ऐसे होते हैं कि कई बार सप्ताह में एक आध दिन ऐसा हो जाता है कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, तो आई विल ट्राई टू फिल दैट गैप एज सुन एज पॉसिबल, कि वो भी गैप मैं फिल करूं। अच्छा, फिर दूसरा कि आप जो बिगिनिंग ले रहे हैं उसमें मैं एक भी न्यूमेरिकल छोड़ नहीं रहा हूं, तो आप न्यूमेरिकल को भी साथ साथ में चलिए, सॉल्व करते चलिए और न्यूमेरिकल के साथ साथ सटीक तरीके से पढ़ते चलिए। समस्या आती है मुझसे पूछिए। अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही आसान सा आपके लिए काम किया है कि आप स्कूल में आकर के जो है सजेशंस ले सकते हैं। यू कैन टेक सजेशंस ऑफ योर टीचर। तो क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से सजेशंस ले सकते हैं। तो सजेशंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ये सिस्टम ये कहता है कि आपको सबसे पहले स्कूल से सहमति पत्र यानी कि परमिशन लेटर, यहाँ से फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट को ले जाइए घर पे, अपने पेरेंट्स से साइन करवाइए और साइन करवाने के बाद आप लोग यहाँ स्कूल में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर हम लोग इतने बजे, मैं आपको टाइमिंग दूंगा, उसी टाइम आपको आना है। फिजिक्स के संबंधित अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो आपको तय टाइमिंग पे ही आना पड़ेगा और एक दिन पहले मुझे पहले पूर्व में सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू इन्फॉर्म मी वन डे बिफोर, वन डे बिफोर योर अराइवल। आपको आने से पहले एक दिन मुझे पहले बताना पड़ेगा कि हम आ रहे हैं, तो नेक्स्ट डे मैं जो है उसकी प्लानिंग करके आ सकता हूँ। रीजन ये है कि मेरा शेड्यूल जो है मॉर्निंग का बड़ा हेक्टिक रहता है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं विद्यालय में अनुपस्थित भी रहूं या प्रेजेंट ना रहूं, तो आप लोगों को उस समय मैं नहीं मिलूं, तो इसीलिए यही है कि आप मुझे पहले एक दिन बता दें। उसके लिए एक सिस्टम है, टेलीग्राम के ऊपर आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, काफी स्टूडेंट्स ने फिजिक्स पॉइंट नाम के चैनल को ज्वाइन कर रखा है। उस चैनल पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। कई समस्याएं आती है तो विद्यार्थियों को मैं रेगुलर उसमें सूचित करता रहता हूं। कई स्टूडेंट्स मुझसे कहते भी हैं, कई बार वीडियो अपलोड नहीं होता है कुछ टेक्निकल रीजन से, तो स्टूडेंट्स मुझे उसमें इन्फॉर्म भी करते हैं
कि सर आज ये नहीं हुआ, तो मैं तुरंत उसमें वीडियो अपलोड भी करता हूं। तो अब आपको जो है एक सिस्टम में चलना है और बड़े सटीक तरीके से हम लोगों को चीजें सॉल्व आउट करने और रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। समय है हमारे पास, तो समय का पूर्ण अच्छे से उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं, फिर से लौटते हैं टॉपिक की तरफ, और हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए भाई, कैपेसिटेंस जो अपने आप में टॉपिक है वो बहुत ही बारीक टॉपिक है। इस टॉपिक जब इस चैप्टर में आप एंटर करते हो, इसके टॉपिक में आप जब है ना इसकी जो वस्तु विषय के अंदर जब आप घुसते हैं, तो आपको सबसे मजेदार चीज इसकी ये लगती है कि कैपेसिटेंस जो है वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक होने के साथ साथ आपको किसी भी मटेरियल के संबंधित एक टेक्निकल समझ भी देता है। टेक्निकल समझ इस प्रकार से कि कोई भी जो मटेरियल होते हैं अपने पास, उन सभी मटेरियल्स के अंदर अपना एक फीचर होता है। दुनिया में हम लोग जब देखते हैं हमारे चारों ओर मटेरियल है और एनर्जी है, तो जब मटेरियल को जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन होता है, ये क्लासिफिकेशन दो नॉर्मल बड़े ब्रॉडर लेवल के ऊपर देखा जाए तो दो लेवल के ऊपर किया जाता है। क्योंकि कैपेसिटेंस, अगर देखिए कैपेसिटेंस का ही अगर आपको मतलब जानना है, तो यूजुअली कैपेसिटेंस शब्द जो है वो बेसिकली कैपेसिटी से बना है ना। और कैपेसिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षमता, कि किसी भी चीज में किसी भी वस्तु में किसी चीज की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे में बड़ी कैपेसिटी है, होती है। सबके कैपेसिटिक एस्पेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? तो जवाब है ये प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। क्यों? क्योंकि मटेरियल के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। भाई सीधी सीधी सी बात यह है कि जब भी आप कोई मटेरियल को देखते हैं, तो हर एक मटेरियल के पास चार्ज को स्टोर करने की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन स्टोर और स्टोरेज इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो बड़ा सटीक सा जवाब है इसका कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किससे संबंधित? इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के संबंधित ये कैपेसिटी है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब बात ये की जाए कि जब हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को स्टडी करते हैं, तो इसके स्टडी से संबंधित क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें स्टडी करने हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी मटेरियल का आप स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले आपको मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत जरूरी है। तो दुनिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं। दो बड़े लार्जर आपने इसके क्लासिफिकेशंस या फिर वर्गीकरण आपने पढ़े, तो उनमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये था कि जो मटेरियल अपने अंदर चार्ज को स्टोर तो कर लेते हैं। देखिए, हर एक मटेरियल के अंदर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन कुछ मटेरियल क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करने के बाद में अंदर चार्ज को मूव भी होने देते हैं। वो अपने अंदर चार्ज को चलने देते हैं, है ना, वो चार्ज को मूव करने देते हैं। अगर जो मटेरियल चार्ज को अपने अंदर मूव होने देगा, वो मटेरियल क्या कहलाएगा? कंडक्टर। उसको हम लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं। जो अपने अंदर चार्ज को अपने अंदर मूव होने देता है, अपने अंदर चार्ज को कंडक्ट करने देता है, वो कंडक्टर कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरा, वे मटेरियल भी होते हैं जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर तो करते हैं। आई टोल्ड यू दैट कि हर एक मटेरियल की अपनी अपनी क्षमता होती है चार्ज को स्टोर करने की, लेकिन चार्ज को स्टोर करने के बाद की कहानी क्या है कि चार्ज को आगे बढ़ाना। जब चार्ज आगे बढ़ता है, जब चार्ज चलता है, तो जिन मटेरियल के अंदर चार्ज चलेगा उनको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। जिन मटेरियल के अंदर चार्ज नहीं चल पाता, वे सभी मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, या कंडक्ट नहीं हो पाते, वो सभी मटेरियल आपके कहलाएंगे इंसुलेटर्स। तो जो मटेरियल इंसुलेटर्स है, जो मटेरियल आपके कंडक्टर्स है, ये दो टाइप के मटेरियल होते हैं जो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। अगर ब्रॉडर लेवल पे चार्ज के कंसेप्ट के अंदर देखा जाए, चार्ज के एस्पेक्ट्स के अंदर देखा जाए। अब समझिए आगे की बात को। अब आगे की बात यह है कि जिन मटेरियल का कंडक्टेंस है ना, यानी कि जिनके चार्ज को कंडक्ट करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है, उनका हमेशा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू बहुत लो होती है, क्योंकि वो चार्ज को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा पाते हैं, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन जो मटेरियल जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर वो हमेशा ज्यादा होता है, वो मटेरियल बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं। ठीक बात। तो जो मटेरियल जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
है ना। डाई इलेक्ट्रिसिटी जिनकी ज्यादा है वो अच्छे इंसुलेटर होते हैं, और जिनकी डाई इलेक्ट्रिसिटी कम है यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिनका कम है वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में। जब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, क्योंकि कंडक्टर्स हट चुके हैं, अब कंडक्टर को आप करिए साइड में। देखा यह जाता है कि जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, उनकी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए उनको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कहते हैं। इनको, इंसुलेटर्स को, मैं जो कह रहा हूं उसको आप लिख भी लीजिए कहीं पे भी, ठीक है, साथ में, उसके लिए आपके लिए बहुत सुविधा रहेगी, आगे पढ़ भी सकेंगे जो चीज बोली जा रही है आपको। तो इसमें होता यह है कि जिन मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी अच्छा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, उनको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलेंगे। इसका मतलब हम लोग बेसिकली इंसुलेटर्स को, जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी बोलेंगे। तो मैं कई कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंसुलेटर की ही बात की जा रही है, ये कोई अलग बात नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना इतना है, तो वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो वो इंसुलेटर की ही बात की जा रही है। अब आगे सुनिए, ये जो अपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि ये जो अपने इंसुलेटर्स होते हैं, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि पोलर इंसुलेटर्स, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि नॉन पोलर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इंसुलेटर्स की ये जो प्रॉपर्टी है, इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर से संबंधित क्या क्या नई और पुरानी बातें हैं, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी थोड़ा सा समय का मेरे पास अभाव होने के कारण मैं इस क्लास को और लंबा स्ट्रेच नहीं कर पा रहा हूं, तो आई वांट टू से सॉरी। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इंसुलेटर और इंसुलेटर से संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी तक मैंने 4th चैप्टर का सिर्फ इंडक्शन किया है, अच्छे से इसकी शुरुआत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक आप लोग जुड़े रहिएगा लगातार मेरे साथ में। तो 4th चैप्टर के बाद साथ में जो हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। चलिए मिलते हैं आपको, आपसे नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू।